प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत है। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। और आज की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की अगली श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपने पहले पढ़े भी हुए होंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो नए भी हैं। जितनी जल्दी संभव हो क्लास में आइए और क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी भूमिका के। और आपकी स्क्रीन पर आज पहला प्रश्न है और ये प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है। नहीं है मतलब बाकी तीन हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो खुरचनी नहीं है, खंडक नहीं है, हैंडैक्स नहीं है या फिर चॉपर नहीं है। तो जवाब तुरंत दीजिए और क्लास में तुरंत आया करिए। सब लोग मुझे बताइए क्या जवाब देना है। और बिल्कुल कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है और इसमें सही जवाब है खुरचनी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पुरा पाषाण काल बेसिकली पुरा पाषाण काल में तीन खंड है ना, आपको पता है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। और निम्न पुरा पाषाण काल में आपने दो संस्कृतियां पढ़ी होंगी। उत्तर भारत की आपने पढ़ी होगी सोहन संस्कृति, या फिर चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर पढ़ाई है आपने। और ये दक्षिण भारत की जिसको आप कहते हैं हस्त कुठार संस्कृति या हैंडैक्स कल्चर पढ़ा है। तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, ठीक है। चॉपर यानी कि गणासा जिसमें एक तरफ धार होती है। यूनिफेशियल पेबल यानी कि खंडक, ध्यान रखिएगा, क्रश करने के लिए। हैंडैक्स मतलब हस्त कुठार। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा एक पुरा पाषाण काल का औजार नहीं है, तो वो है खुरचनी। और अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा गंभीरता से जवाब देना है। और ये भी आप ध्यान दिया करिए कि अगर आपके कुछ प्रश्न बाय द वे गलत हो रहे हैं कभी, तो उन प्रश्नों को नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न टेस्ट सीरीज़ में शामिल किए जाएं जो कभी ना कभी भविष्य में किसी न किसी परीक्षा में पूछ भी लिए जा सकते हैं। पीसीएस की परीक्षा का उदाहरण आपने देखा ही था। तो निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध पंचजनः के युग्म में नहीं है, शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा और मुझे उम्मीद है शायद आप बता पाएँ। पंचजनः के युग्म में शामिल नहीं है, तो जवाब आप क्या देंगे? द्रुम्न है, भरत है, अनु है और यदु है। तो अगर आप ठीक जवाब दे रहे हैं तो ठीक ही है, और नहीं तो इसमें है भरत। जो पंचजनः में शामिल नहीं है, भरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, तीन नाम यहाँ लिखे हुए हैं, यदु, फिर इसके बाद आता है तुर्वस, यानी कि यदु, तुर्वस, अनु, द्रुम्न, और पांचवा नाम है पुरु। पंचजनः में शामिल हैं यदु, तुर्वस, अनु, द्रुम्न, पुरु। भरत शामिल नहीं है, ठीक है। और दाशराग युद्ध के बारे में आपको पता है, परुष्णी के किनारे लड़ा गया है, ठीक है। सामान्य बातें हैं, ऋग्वेद के सप्तम मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। सारी बातें आपको पता हैं बेहतर। और मैंने कल भी आपसे ऐसा कहा था कि आपको अगर लगता है कि इस टेस्ट सीरीज़ में कुछ सुधार की और आवश्यकता है तो मुझे आप बताइएगा। प्रश्नों की संख्या मैंने थोड़ी और बढ़ा दी है। और इस स्टेटमेंट को देखिए, वो कह रहा है सदा सत्य बोलो। यह सिद्धांत किस उपनिषद में है? तैत्रीय, मुंडक, ऐत्रेय या फिर प्रश्न उपनिषद? तो इसमें सही जवाब है तैत्रीय उपनिषद। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वो ऐसा है ना, वो स्टेटमेंट वो कहता है सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद, सत्य बोल और धर्म का आचरण कर, धर्मम चर। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में
अध्ययन और अध्यापन में प्रमाद ना कर, अध्ययन और अध्यापन में प्रमाद ना कर। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा तैत्तिरीय उपनिषद से है। बाकी आपको पता ही है मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते की बात आई है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जा सकते हैं, नोट करते चलिएगा। और ये बहुत शानदार प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं अलेक्जेंडर सिकंदर की मुलाकात का विवरण दिया है। जस्टिन और प्लूटार्क हैं, प्लिनी और जस्टिन है, केवल जस्टिन है, स्ट्रैबो एवं प्लूटार्क हैं। मुझे बताएंगे और बहुत गंभीरता से जवाब दीजिए। और बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल सही जवाब है जस्टिन और प्लूटार्क। ये दोनों यूनानी इतिहासकार हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का विवरण देते हैं। वो मुलाकात का विवरण है क्या, इस एक्सप्लेनेशन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जस्टिन एवं प्लूटार्क दोनों ने विवरण दिया है। प्लूटार्क के अनुसार नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से मुलाकात की थी। नंदों के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, प्लूटार्क ये सजेशन देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि नंदों के विरुद्ध मिला था वो। और फिर जस्टिन क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी स्पष्टवादिता से सिकंदर को नाराज़ कर दिया था और सिकंदर ने उसको मारने का आदेश दे दिया और वो भाग निकला चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी भविष्य में किसी परीक्षा में हो सकता है पूछे जाएंगे। और एग्जैक्टली आपका एक पैटर्न है, आपका एक पैटर्न है प्रश्नों को बनाए जाने का। आपकी एक सामान्य टेक्स्ट बुक है जिन्हें आप पढ़ते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अध्ययन में गाइडों का और बाज़ार की तमाम शॉर्ट नोट्स का उसका उपयोग ना करें, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें। सबसे ज़रूरी है प्रामाणिक सरकारी किताबों की सहायता लें, एनसीईआरटी की सहायता लें। और प्रश्नों के पूछे जाने का एक निश्चित पैटर्न है, प्रश्न वहीं से होते हैं। तो आपको रुकना पड़ेगा और एक बार सोच के चलना पड़ेगा कि हम अपने अध्ययन में उन तमाम ऐसी चीज़ों को शामिल ना करें जो हमारे काम की नहीं है। फ़िलहाल आप इसे देखिए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों का उल्लेख है उसमें। और ये कह रहा है 13वां मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, 9वां मुख्य शिलालेख या फिर प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो आप जवाब दे सकते हैं और मुझे उम्मीद है कॉमन प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। और अगर गलती से कुछ छात्रों का ये प्रश्न गलत हो रहा है तो फिर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में या फिर आप कह सकते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन में द्वितीय सेकंड दक्षिण भारत के 4 वो राज्यों का उल्लेख करता है। और चोल हैं, ध्यान दीजिएगा, पांड्य हैं, सत्यपुत्र हैं और केरल पुत्र हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है ना। और दूसरे शिलालेख में है। और ये प्रश्न एक बार ऐसे भी आया है कि किसका उल्लेख नहीं करता है। तो 2 बार ये प्रश्न ऐसे अलग अलग परीक्षाओं में आए। एक बार उसमें एक ऑप्शन पल्लव है और दूसरी बार एक ऑप्शन सातवाहन है, ठीक है। तो इन शक्तियों का उल्लेख नहीं करता है, राष्ट्रकूटों का उल्लेख नहीं करता है। आपके पास वो 4 ऑप्शंस हैं, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। इन 4 राज्यों का उल्लेख वो अपने दूसरे मुख्य शिलालेख में करता है। मुझे उम्मीद है बातें क्लियर हो रही हैं। और अगला प्रश्न सातवाहन काल से है। किस सातवाहन शासक ने दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां लीं? किस सातवाहन शासक ने, बताइएगा। तो यज्ञेश्वरी शातकर्णी है, गौतमी पुत्र शातकर्णी है, शातकर्णी प्रथम है और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हैं। तो मुझे उम्मीद है कर पाएंगे। और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और यहाँ पर हैं शातकर्णी प्रथम, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है,
सातकर्णी प्रथम और सातवाहन वंश में एकमात्र यही है जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। ध्यान दीजिएगा, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन यही करते हैं। कौन? सातकर्णी प्रथम। किसी भी दशा में गलती से आप गौतमी पुत्र सातकर्णी को मत चुनिएगा। एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, 2 पतवारों वाले जहाज का चित्रांकन। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्रांकन, ठीक है, सिक्कों पर हुआ है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी हैं, क्लियर हो रही हैं बातें। और एक और है, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर शंख, मत्स्य और जलपोत का चित्रांकन हुआ है इसके सिक्कों पर। तो आप देखिए, एक साथ एक एक प्रश्न में आपको लगभग 3 से 4 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप इसे नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। और आपने जितना टेस्ट सीरीज़ के प्रति उत्साह दिखाया है उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार। नए छात्र काफ़ी जुड़ रहे हैं और नए छात्रों के काफ़ी फ़ोन और काफ़ी बातें नए छात्रों से हुई हैं, संवाद स्थापित हुआ है। तो आज की जो क्लास है उसमें जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं। हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें अब तक मैंने लगभग 15,000 प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं और आगामी परीक्षा तक मैं लगभग 15,000 प्रश्नों को और सॉल्व करवाऊंगा। प्रश्न, 1-2 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो रिपीट हो सकते हैं। सामान्य तौर पे पेपर हमेशा नया होता है, एक बात। दूसरी बात, इतिहास के तीनों खंडों में विभाजित होता है बराबर। लगभग 40-41 प्रश्न एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इस तरह से होते हैं। एज वेल आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक छात्र न्यूनतम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज ले सकता है। अधिक जानकारी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सारी सूचनाएं, सारा कुछ आपको व्हाट्सएप के नंबर से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी एक हम लोगों की परीक्षा उपयोगी एक बुकलेट है जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इनको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये 250 पन्ने की एक बुकलेट है जिसमें कंप्लीट परीक्षा उपयोगी इतिहास से संबंधित सूचनाओं को जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है संकलित करने की कोशिश की गई है। आप देख पा रहे होंगे बहुत से छात्रों ने इस बुकलेट को मंगाया है और यदि आप चाहें तो आप भी इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर हैं जो स्क्रीन पर, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके बेटरमेंट के लिए जो बेहतर है, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं मेरी, बहुत सारी घोषणाएं हैं, वो भविष्य में होती रहेंगी। तो आप मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से जुड़िए। आप चाहें तो इस बुकलेट को परचेज़ कर सकते हैं। और ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। गुप्तकालीन श्रीलंका का शासक कौन है? समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन है? तिस्स है, महिंद पंचम है, विजयबाहु है या फिर मेघवर्मन है? तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब शायद कठिन तो नहीं है, आप देंगे। हाँ, दीजिए और जल्दी से रिप्लाई करिए। और सही जवाब है यहाँ पर मेघवर्मन, ये श्रीलंका का शासक है। समुद्रगुप्त का समकालीन है, ठीक है ना, ये तो पता ही चल रहा है। और ये तिस्स जो है, सॉरी, ये तिस्स श्रीलंका का तिस्स भी शासक है। और तिस्स किसका समकालीन है मुझे बताएंगे? ये मौर्य सम्राट अशोक का समकालीन है। क्लियर हो रही हैं बातें? समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक मेघवर्मन है। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक मेघवर्मन है, जबकि मौर्य सम्राट अशोक का समकालीन श्रीलंका का शासक तिस्स है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। विजयबाहु के बारे में बताएंगे, किसका समकालीन है? ये भी श्रीलंका का शासक है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, और वो है कुलोत्तुंग प्रथम के समय का।
वो कुलोतुंग प्रथम के समय का है। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम के समय का समकालीन है। वो कहते हैं कि कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका के नरेश विजयबाहु की स्वतंत्रता को मान्यता दी और फिर उसके साथ मैत्री संबंध रखे, तो विजयबाहु कुलोतुंग प्रथम का समकालीन है। क्लियर हो रहा है। महिंद पंचम किसका समकालीन है? ये उत्तर आपको देना है, इसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यानी आपको भी थोड़ा सा अपने दिमाग पर, अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा जोर डालना होगा। और इस प्रश्न को देखिए, दो प्रश्न बहुत बढ़िया है। समुद्रगुप्त का समकालीन कांची का शासक कौन है? समुद्रगुप्त का समकालीन, अब इस प्रश्न में तो मुझे लग रहा है आप ढूंढ लेंगे। विजयबाहु और मेघवर्मन तो मैंने आपको बता ही दिया कि विजयबाहु किसका समकालीन है और मेघवर्मन किसका समकालीन है। दोनों श्रीलंका के शासक हैं। तो अब ये कांची का शासक पूछ रहा है, विष्णुगोप है या फिर हस्तिवर्मन है? तो जवाब अब बिल्कुल ठीक ही आएगा और ये जवाब है विष्णुगोप। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। समुद्रगुप्त का जो समकालीन श्रीलंका का शासक है वो मेघवर्मन है, और कांची का शासक कौन है? तो वो विष्णुगोप है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को यूजीसी ने भी पूछा है। भविष्य में किसी भी परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की लगातार संभावना है। जिन छात्रों के ये प्रश्न गलत हुए हैं प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, गलत ना होने पाएँ। इस प्रश्न को पढ़िए। पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम की किस पुस्तक में तंत्र यानी बौद्धों एवं कापालिकों पर व्यंग करते हुए उनका उपहास उड़ाया गया है? मुझे बता पाएंगे आप? और 4 पुस्तकें हैं, प्रश्नोत्तर मलिका, वृहत कथा मंजरी, कविराज मार्ग और मत्तविलास प्रहसन। तो बिल्कुल ठीक जवाब है मत्तविलास प्रहसन। ध्यान रखिएगा, वृहत कथा मंजरी भी व्यंग काव्य है और व्यंग करती है सामाजिक बुराइयों पर, और ये पुस्तक है क्षेमेंद्र की। क्लियर है? आपके सामने 2 प्रश्न और हैं, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका। ये पुस्तकें किसकी हैं, किस शासक की हैं? किसी शासक ने लिखी है, मुझे बताइए। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। कुछ प्रश्नों के जवाब आपको खोजने होंगे। ज़रूरी इसलिए है कि आपके मस्तिष्क पर और आपकी यादाश्त पर भी जोर पड़ता रहे। और इस प्रश्न को देखिए, बहुत बढ़िया है। ये भी दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है। और दिल्ली सल्तनत में चालिसाए चहलगानी के सदस्यों का संबंध किस प्रजाति से है? अफ़गानों से है, हूणों से है, मंगोलों से है या फिर तुर्कों से है? किससे है? तुर्कान चहलगानी के सदस्य, चालिसाए चहलगानी के सदस्य कहाँ से संबंधित हैं? तुर्कों से, मंगोलों से, अफ़गानों से, हूणों से? तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए, तुर्कों से है। तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश के 40 विश्वसनीय तुर्की सरदार। ठीक है, तो इसका गठन किया था, आपको पता है, इल्तुतमिश ने। और इसका विघटन किया था किसने? विघटन तो आपको पता है, विघटन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने किया। विघटन करने वाले तुर्कान चहलगानी का बलबन, गठन करने वाले इल्तुतमिश। क्लियर हो रही है? कौन सा दिल्ली सल्तनत का एक वंश अफ़गान वंश कहलाता है? तो आपको पता है ये लोदी वंश है, अफ़गान लोदी वंश। क्लियर हो रहा है? और ये बहुत शानदार प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का। प्रश्नों का संकलन वैसा ही है जैसा आपके प्रश्न पत्रों में है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर कोई सुझाव हैं, आपके विचार हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के द्वारा ठगों का दमन किया गया? ठगों का दमन, ठगों का दमन। गयासुद्दीन बलबन है, गयासुद्दीन तुगलक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है या फिर अलाउद्दीन खिलजी है? ठगों का दमन किसने किया? देखिए, आधुनिक काल में भी एक ठगों के दमन की बात आती है और यहाँ पर जवाब है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। गलत तो नहीं किया आपने इस प्रश्न को। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय ठगों का दमन। आधुनिक काल में कर्नल स्लीमैन के द्वारा। मॉडर्न इंडिया में, ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो जाए कि कन्फ्यूज़न हो जाए आपको। ठीक है, तो कर्नल स्लीमैन मॉडर्न इंडिया में है और फिलहाल दिल्ली सल्तनत में ये श्रेय है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। और उसने ठगों का दमन किया, किसी को दंडित नहीं किया,
वो कहते हैं सभी ठगों को नैतिकता का उपदेश देकर उसने लखनौती बंगाल भेज दिया। मध्यकाल में तुमन क्या है? मध्यकाल में तुमन क्या है? सैन्य वर्गीकरण, व्यापारिक काफिले, कराधान व्यवस्था या फिर आकस्मिक कर। सैन्य वर्गीकरण, व्यापारिक काफिले, कराधान व्यवस्था या फिर आकस्मिक कर। और तुमन सैन्य वर्गीकरण है, तुमन सैन्य वर्गीकरण है और 10,000 घुड़सवारों की टुकड़ी को तुमन कहा गया है। ध्यान रखिएगा, 10,000 घुड़सवारों की टुकड़ी को तुमन कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने राजा की आकृति से युक्त सिक्के प्रवर्तित किए? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने राजा की आकृति से युक्त सिक्के प्रवर्तित किए? बाबर हैं, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जल्दी से बताइए। और गलती से अकबर को चुन लिया है तो गलत है और सही जवाब है जहांगीर। ध्यान रखिएगा, राजा की आकृति से युक्त सिक्के जहांगीर अपना अंकन शराब पीते हुए सिक्कों पर करवाया है। अपनी पत्नी नूरजहां का नाम शामिल किया है। अकबर के सिक्कों पे उसका नाम तो अंकित है लेकिन उसकी आकृति अंकित नहीं है। अकबर के सिक्कों पर राम सिया का चित्रांकन हुआ है, याद है। हिंदू राशि के 12 चक्रों, 12 हिंदू राशियों का चित्रांकन जहांगीर के सिक्कों पर है। क्लियर? ये सारे प्रश्न आए हैं, लगातार आए हैं। अकबर ने चांदी का चौकोर सिक्का एक प्रचलित किया, कौन सा था वो? जलाली। क्लियर हो रहा है? मुझे उम्मीद है ये सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे हैं। और फिर अब ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? जल्दी से जवाब दीजिए। 2 बार गद्दी पर बैठा, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। और अगर औरंगजेब चुना है तो जवाब गलत है। 2 बार गद्दी पर बैठा वो है हुमायूं। 2 बार गद्दी पर बैठा वो है हुमायूं। 1540 में वो बाहर चला जाता है हिंदुस्तान से, फिर लौटता है 15 वर्षों के बाद। 2 बार गद्दी पर बैठा तो हुमायूं। 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो औरंगजेब। क्लियर? अगर पूछता है कि 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ तो औरंगजेब का। 2 बार राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का भी हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 बार गद्दी पर बैठा कौन? उसका नाम है हुमायूं। और फिर ये बात है, प्रश्न ऐसा है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक पद रक्षा मंत्री या सेना मंत्री को निरूपित करता है? आरिज ममालिक, रैयत आला, मीर बख्शी या वकील दर। मुगल काल में रक्षा मंत्री को निरूपित करता है तो वो है, बताइए, और वो है मीर बख्शी। ध्यान रखिएगा। और इसका समकालीन जो ये आरिज ममालिक है वो है दिल्ली सल्तनत में। ध्यान रखिएगा, ये है दिल्ली सल्तनत में। ये विभाग इसका है वहाँ पर दिल्ली सल्तनत में, दीवान आरिज। इसका गठन किया था दिल्ली सल्तनत में बलबन ने। अधिकारी कहलाता है आरिज ममालिक। और इस पद पर बलबन ने सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की थी? आपको पता है, इमादुल मुल्क की नियुक्ति हुई है। क्लियर? और ठीक यही जो सेना मंत्री है ये मुगल काल में मीर बख्शी है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें बहुत बढ़िया से क्लियर हो रही हैं। आरिज ममालिक और मीर बख्शी दोनों पर्यायवाची, दोनों समानार्थी शब्द हैं। दिल्ली सल्तनत में वो आरिज ममालिक है और मुगल काल में वो मीर बख्शी है। क्लियर हो रहा है? ठीक जा रहे हैं हम लोग। और इस प्रश्न को देखिए, जवाब दीजिएगा बहुत सावधानी से, गलती नहीं होनी चाहिए। पलाशी के युद्ध के पश्चात बंगाल में, पलाशी के युद्ध के पश्चात बंगाल में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग आरंभ हुआ। लूटपाट और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग आरंभ हुआ। ये कथन किसका है? के.एम. पणिक्कर का, नवीन चंद्र सेन का, पर्सिवल स्पेयर का, जदुनाथ सरकार का। बहुत करीबी जवाब है, गलत मत दीजिएगा जवाब। और अगर गलत दे रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूज़न की स्थिति है। और अगर आपने कहीं जल्दबाजी में के.एम. पणिक्कर सर को चुना है तो जवाब गलत है और पर्सिवल स्पेयर है यहाँ पर।
बहुत व्याख्या की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों इतिहासकारों के स्टेटमेंट अलग अलग हैं और मैंने चारों स्टेटमेंट शामिल किया है आज लगातार इसी पेपर में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग ये पर्सिवियल स्पेयर का है। और फिर अगला ही प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है कि 1765 से 1772 तक बंगाल में लुटेरा राज्य चलता रहा, डाकुओं का राज्य चलता रहा। लुटेरा राज्य अथवा डाकुओं का राज्य चलता रहा, यह कथन किसका है? अब आप ये समझ सकते हैं, ये कथन है के.एम. पणिक्कर सर का। तो पर्सिवियल स्पेयर का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है बंगाल में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग आरंभ हुआ और 65 से 72 तक लुटेरा राज्य आरंभ हुआ। ये के.एम. पणिक्कर सर का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देखिएगा, सारे प्रश्न लगा दिए मैंने। पलाशी के युद्ध के पश्चात भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह कथन किसका है? शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह कथन किसका है? तो अब यहाँ पर सही जवाब है नवीन चंद्र सेन। वो अपने आप धीमे धीमे हटते जा रहे हैं, ये कथन है नवीन चंद्र सेन का। तो ये तीसरा प्रश्न भी आई थिंक आपने कवर कर लिया। अब चौथा प्रश्न भी देख लीजिए, विकल्प सेम है, बस इतिहासकार के उत्तर बदल जाएंगे। पलाशी के युद्ध के पश्चात भारत में मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का आरंभ हुआ, ये कथन किसका है? तो अब ये निश्चित तौर पे यहाँ पर सही जवाब है जदुनाथ सरकार। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने एक जैसे प्रश्न या फिर एक जैसे स्टेटमेंट एक साथ कवर कर दिए। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी उपादेयपूर्ण साबित होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? व्यापारियों के द्वारा दस्तकारों शिल्पकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि का संबंध किस शब्दावली से है या किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तकाबी, सांगड़ी, ददनी या फिर कमियोटी। तो इसको तो आपने कर ही लिया है, बिल्कुल ठीक है, ददनी प्रथा, अग्रिम भुगतान, ददनी प्रथा, ठीक है ना। अग्रिम भुगतान बेसिकली बुनकरों के लिए उनका शोषण हुआ बाद में काफ़ी। और तो क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो रहा है। धैर्य से बैठिएगा, काफ़ी प्रश्न हैं आज, आप जहाँ कहेंगे वहीं पे क्लास रोक देंगे। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल में भू राजस्व वसूली के संदर्भ में इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत की? इजारादारी व्यवस्था बंगाल में कौन है वो नवाब, बताइए मुझे। मुर्शीद कुली खान साहब हैं, मीर कासिम है, सरफराज खान है, अलीवर्दी खान है। इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत, बंगाल में इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत, और वो है मुर्शीद कुली खान, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में कौन है इजारादारी व्यवस्था का? तो वो है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, दिख रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया किस अधिनियम के द्वारा? देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है। 1793, 1813, 1833, 1853, किस अधिनियम पे लगाएं मुझे बताइए। और यहाँ पे सही जवाब है 1833 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा, चाय और चीन के साथ व्यापार बचा रह गया था 13 में, और इसको भी 33 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए 13 के अधिनियम से, और फिर चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना हुआ था और वो भी ख़त्म किया गया 1833 के अधिनियम से। मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा, और गलत कर दिया इस प्रश्न को तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा भविष्य के लिए, और फिर से मुझे बताइएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक विधि सदस्य लॉ मेंबर को शामिल किया गया? लॉ मेंबर को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया 1784, 13, 33 और 53। सब लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर भी ठीक जवाब है 1833 का अधिनियम। और पहली बार लॉ मेंबर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है मुझे बताएंगे? लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई है।
गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार जो विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। चलने दें क्लास को या रोकें? चलने देते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में यूरोपीय धर्म प्रचारक मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान की गई? 61, 13, 33 या 53 का अधिनियम? किस अधिनियम से ईसाई धर्म जो मिशनरियां हैं उनको ईसाई धर्म के प्रचार की भारत में खुली छूट दी गई? और मुझे पता है इसका जवाब आप सबने सही लगाया होगा, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा कई बार रिपीट हुआ है और ये है 1813 का चार्टर अधिनियम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं, ये पुस्तक किसने लिखी है? कर्जन, रिपन, लिटन और डफरिन। 2 किताबें हैं, बड़ी फेमस हैं और कई बार रिपीट हुई हैं। दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट और द ड्यूटी ऑफ द एज, ये दोनों किताबों को साथ में रखा है मैंने। तो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं, ये कर्जन की पुस्तक है। दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये पुस्तक कर्जन की है। ठीक जा रहे हैं आप लोग। और फिर देखिए द ड्यूटी ऑफ द एज, ये दोनों किताबें बहुत बार पूछी गई हैं, गलत नहीं होना चाहिए। इस युग का कर्तव्य, ये पुस्तक रिपन की है। ठीक है, दोनों प्रश्नों को मैंने साथ में लगाया है ताकि भविष्य में किसी तरह का डाउट ना रहे। ऐसे प्रश्न जो कभी डाउट में जल्दबाजी में गलत हो जा रहे हैं, दोनों साथ में है तो याद रहेगा कि इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ द ईस्ट रिपन ने लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट कर्जन ने लिखी है। और ध्यान रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट यूपीएससी ने पूछा है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न तो सारे अच्छे ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है? सोजे वतन, भारत दुर्दशा, गीतांजलि एवं गीता रहस्य, आनंद मठ। कौन सी पुस्तक है जो राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी रोल जिसका रहा है? और सही जवाब बता पाएंगे और सभी छात्रों और छात्राएं जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं इस प्रश्न का, बताइए। और यहाँ पे सही जवाब है आनंद मठ। क्लियर हो रहा है? गीता रहस्य ये उनकी है, यहाँ पर सही जवाब है 27 का आनंद मठ। गीता रहस्य तिलक की है, ध्यान रखिएगा। वर्मा की मांडले जेल में लिखी है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, आपको पता है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इसी में है, भारत दुर्दशा में भी। और सोजे वतन के बारे में आपको पता ही है। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चलचित्र चिन्हित करिए। आलम आरा, नूरजहां, राजा हरिश्चंद्र और इंद्रसभा। यानी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म, चलचित्र का मतलब है पहली मूवी, कौन सी थी? तो जवाब है राजा हरिश्चंद्र। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1913 में बनी है और इसमें दादा साहब फाल्के ने बनाई है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। और आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। इसमें आवाज़ भी थी। तो भारत की पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है। और भारत की पहली बोलती फिल्म तो वो है आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के ने बनाई है। ठीक है, संगीत, चित्रकला, बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? नौसारी से, कराड़ी से, साबरमती से, वर्धा से। कहाँ से हुई बताइए? गांधी कहाँ से गिरफ्तार हो गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इस प्रश्न को पुनः याद रखिए। और गिरफ्तारी हुई है कराड़ी से, नौसारी से बिल्कुल नहीं, कराड़ी से। याद रखिएगा, पता नहीं ये प्रश्न फिर से कभी रिपीट हो जाए कहीं पर, तो इसको याद रखिए। ठीक है, और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे करके मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूंगा और ये क्लास 1.5 से 2 घंटे की भी हो सकती है भविष्य में, अगर आप साथ देंगे तो। कम से कम 100 प्रश्न भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं 20-30 प्रश्न में कम से कम 70-80 प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने काकोरी केस का सामना नहीं किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह हैं, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह हैं। तो सामना नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं किए जा सके और मास्टर सूर्यसेन काकोरी केस में है ही नहीं। मास्टर सूर्यसेन ये चटगांव शस्त्रागार की लूट से संबंधित हैं, चटगांव शस्त्रागार, ठीक है ना। ये IRA के सदस्य हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के, और बाकी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बातें क्लियर हो रही हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ऐसे याद रखिएगा, काकोरी केस में 4 लोगों को शहादत मिली। RRA, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, R फॉर रोशन सिंह, R फॉर रामप्रसाद बिस्मिल, R फॉर राजेंद्र लाहिड़ी और A फॉर अशफाक उल्लाह खान साहब। क्लियर? अशफाक उल्लाह खान साहब। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम जिनको शहादत मिली, फांसी मिली, वो थे अशफाक उल्लाह खान साहब। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी उपादेय साबित हो रही होगी। आपके सुझावों का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़िए, मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उससे जुड़िए और अपने सुझावों से, अपने विचारों से आप मुझे लगातार अवगत कराइए। इस क्लास में इतनी धैर्य से आप बैठे, आप सभी का हार्दिक आभार। मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। नमस्कार।